नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ कर रहे हैं। देहरादून में एनएसयूआई के कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे पर बेल्ट चलाते हुए नजर आए। दोनों पक्षों में काफी देर तक ऐसे ही जूतम पैजार हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को बीच में आना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। हालांकि उससे पहले दोनों गुटों में जबरदस्त हाथापाई हुई। विवाद ज्यादा बढ़ने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बताया जा रहा है कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन के नेतृत्व में एनएसयूआई का एक गुट अपने आक्रोश को जताते हुए कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय के गेट पर पहुंचा था और इसी दौरान दूसरे गुट के कार्यकर्ताओं ने उन्हें कांग्रेस भवन के अंदर आने से रोकने के लिए गेट को बंद कर दिया। फिर क्या था, दोनों गुटों में जमकर बेल्ट और लात घूंसे चले, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को देहरादून सचिवालय से उत्तराखंड में एक नई पहल की शुरुआत की है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व पुलिस की जगह पर अब नियमित पुलिस को कार्य दिए जाने पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति देते हुए 6 नए पुलिस थानों का शुभारंभ किया है। वर्चुअल रूप से किए गए इस कार्यक्रम पर सीएम धामी ने कहा कि हमारी कैबिनेट ने बहुत पहले ही ये निर्णय ले लिया था, जिसमें राजस्व पुलिस की जगह नियमित पुलिस की आवश्यकता थी और उसी क्रम में 6 नए पुलिस थानों का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया। ये हम लोगों ने बहुत पहले से ही निर्णय लिया था। ये कैबिनेट में पूरी तरह से हमारा निर्णय हो गया था कि जितने भी जो राजस्व पुलिस के अंतर्गत आने वाले बहुत सारे स्थान हैं, चूँकि अब नया निर्माण हो गया है, पहले की अपेक्षा काफ़ी स्थितियाँ बदल गई हैं, वहाँ पर राजस्व पुलिस की जगह नियमित पुलिस की आवश्यकता है और इसका हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से ये निर्णय लिया है कि जहाँ जहाँ भी राजस्व पुलिस की जगह नियमित पुलिस होनी है उनको करेंगे। उसी क्रम में आज 6 थानों का उद्घाटन किया जा रहा है जो नियमित पुलिस के तौर पर अब काम करेंगे। ये पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने विधानसभा से बर्खास्त कर्मियों को लेकर बड़ा बयान दिया। हरक सिंह रावत ने कहा कि जिन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है उनकी कोई भी गलती नहीं है, जबकि जिन लोगों ने उन्हें गलत तरीके से विधानसभा में नियुक्ति दी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हरक सिंह रावत ने कहा कि यदि इस मामले की जांच होती है तो कई लोगों के द्वारा पैसे देकर नियुक्ति लेने की बात सामने आएगी। बिल्कुल, ये आप मैंने कहा ना कि उनके क्या गलती है। जो नियुक्ति जिनकी हुई है उन्होंने कोशिश करनी थी ना। मैं पहले कह रहा हूं, हर आदमी कोशिश करता, उन्होंने कोशिश की, वो उनकी नियुक्ति हो गई, उनको आपने सजा दे दी। लेकिन जिसने गलत काम किया, जिसने अपराध किया, उसको तो दी नहीं आपने सजा। तो ये कैसा दुर्भाग्य है। ये नेचुरल जस्टिस भी नहीं है। जिसका दोष ही नहीं है उनका, मैं सोचता हूं जिनकी नियुक्ति की हुई उनका कोई दोष नहीं है। उन्होंने प्रयास किया, किसी ने गलत तरीके से उनको नियुक्त कर दिया, चाहे पैसे लेके क्या हो, चाहे अगर जांच हो गई तो उनमें बहुत सारे लोगों ने तो पैसे देके नियुक्तियां हुई हैं। अब वो तो दोनों तरफ से। पौड़ी के विकास भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनसीसी कैडेट्स और अन्य प्रतिभाशाली स्कूली छात्रों के साथ क्यों होता है गांव से पलायन विषय पर संवाद भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में पहाड़ों से हो रहे पलायन पर चिंता भी जताई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लिए पलायन एक बड़ी चिंता का विषय है। पहाड़ों में लगातार पलायन हो रहा है और कई गांवों का खाली होना राज्य और देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रिवर्स माइग्रेशन पर कार्य कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार प्रदान कर गांव में रोकने का कार्य किया जा रहा है। कोरोना काल में लाखों प्रवासी अपने गांव आए और कई युवाओं ने स्वरोजगार को अपनाया। आज वही युवा कई अन्य लोगों को भी रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं। सरकार और जनता के बीच अपनी आपसी समन्वय और सहभागिता से पलायन रुकेगा। राज्य में पलायन को रोकने के लिए पलायन आयोग अध्ययन कर रहा है। पलायन को रोकने के लिए
फोकस क्लाइंट के लिए और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम हो रहा है। होम स्टे जैसी योजनाओं को लगातार प्रमोट किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। होम स्टे की संख्या बढ़े उसके लिए काम हो रहा है। स्वरोजगार के क्षेत्र में और ज़्यादा काम हो, उसके लिए हमारी सरकार ने जो बहुत योजनाएं पहले से बनाई हुई हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री नैनो योजना है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन की योजनाएं हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऋण योजना है। अभी अनेकों योजनाओं को ठीक प्रकार से धरातल पर उतारी जाए, उसके लिए लगातार सरकार के स्तर पर मॉनिटरिंग लगातार उसकी हो रही है। महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी का राज्यपाल के पद से इस्तीफा मंजूर होने के बाद अब उत्तराखंड बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। भगत सिंह कोश्यारी के वापस उत्तराखंड आने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वो अनुभवी नेता हैं, उनका राजनीतिक जीवन बड़ा है और इसका लाभ उत्तराखंड और बीजेपी दोनों को मिलेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी में भगत सिंह कोश्यारी खाटी नेताओं में से एक माने जाते हैं और वर्तमान में उत्तराखंड बीजेपी के ज्यादातर नेता राजनीति में उनके शिष्य रह चुके हैं। स्वयं कहा है कि वो अपना पढ़ाई लिखाई अध्ययन इत्यादि करेंगे और उनका जो व्यापक अनुभव है उसका लाभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी स्थित रावत गांव के होम स्टे में रात्रि विश्राम करने के बाद सोमवार सुबह रावत गांव का भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने गांव में रहने वाले लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और गांव के विकास से संबंधित लोगों की राय ली। गांव में मौजूदा पूर्व सैनिकों ने अपने अनुभवों को मुख्यमंत्री से साझा किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गांव में ही हमारी राज्य की आत्मा बसी है। ग्राम सभाओं के विकास से ही देश का विकास संभव है। हमारे गांव पुरातन संस्कृति की धरोहर हैं, इन्हें जीवित रखना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने गांव में पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर योग एवं ध्यान भी किया। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। 1,03,000 अभ्यर्थियों ने पटवारी भर्ती परीक्षा दी। तमाम हो हल्ले के बीच सकुशल परीक्षा संपन्न हुई। प्रशासन और आयोग का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। युवा मेहनती बच्चे और निराश नहीं होंगे, ये पुष्कर धामी ने कहा। 1,03,000 छात्र छात्राओं ने, हमारे बेटे बेटियों ने, भाई बहनों ने इस परीक्षा में भाग लिया है। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं भविष्य के लिए और आयोग को भी, हमारे प्रशासन को भी, सभी को मैं बधाई देता हूं कि इतने सारे संदेहों के बीच में तमाम प्रकार के मनगढ़ंत जो चीज़ें उछाली जा रही थी, स्थिति को संदेहास्पद बनाने का भरसक प्रयास किया गया। उसके बावजूद भी आयोग ने जहां और प्रशासन ने सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से इस परीक्षा को संपन्न किया और 1,03,000 छात्रों ने इसमें भाग लिया, जो बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों ने कुछ भ्रांतियां फैलाने का भी प्रयास किया है। हमारा जो नकल अध्यादेश आया है, उस नकल अध्यादेश से सारी परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी। जो भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, नकल अध्यादेश में इसका प्रावधान भी है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। उत्तराखंड नकल विरोधी कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तरकाशी में रविवार को पेपर लीक की अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। उत्तराखंड सरकार का कहना है कि पेपर शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि पेपर लीक की अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और वहीं प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन का कहना है कि उत्तरकाशी में रविवार को एक अभ्यर्थी द्वारा ये अफवाह फैलाई गई थी और कुछ न्यूज़ पोर्टल भी इसे प्रकाशित कर रहे थे कि पटवारी भर्ती परीक्षा का रविवार को आयोजन हुआ, जिसका पेपर लीक हो गया, जिसका कोई प्रमाण नहीं था। ऐसे में कुछ लोगों के खिलाफ उत्तरकाशी जनपद में नकल अध्यादेश कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एग्जामिनेशन के जो प्रोसीजर है, वो प्रोटोकॉल है, वो पूरा का पूरा फॉलो हुआ है। हम सभी जगह पे पुलिस और मजिस्ट्रेट्स तैनात हुए थे। जहाँ पे भी किसी का भी थोड़ा बहुत भी डाउट थे, वो भी क्लियर करने का है, वो भी हो गया है। इन स्पाइट के गलत सूचना है
प्रसारित करके हमारे जो एग्ज़ाम हो रहा है उनको डिस्टेबलाइज करना कुछ लोगों का, जो मुझे लगता है कि उनका एग्ज़ाम देना या परीक्षा में बैठना उनका वो नहीं है, उनका कुछ और एजेंडे लगते हैं हमें। तो वैसे ही उनका मकसद ये है कि हमारे एग्जामिनेशंस को डिस्टेबलाइज करें। तो ये हम टॉलरेट नहीं होगी। जो गलत सूचनाएं भ्रमित करके जो स्टूडेंट है अपना पढ़ाई करके एग्जाम देने आ रहा है, उन्हें भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये सारा अब नया जो कानून आया उसके तहत ये उल्लंघन है और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई। देहरादून में शहीद स्थल पर बेरोजगार युवाओं का सत्याग्रह जारी है और शहीद स्थल पर 4 दिन से युवा आंदोलन कर रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन के सामने धरना खत्म कराने की बड़ी चुनौती है। युवा भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग के साथ बॉबी पवार की रिहाई चाहते हैं। राजधानी में बेरोजगार छात्र संगठन के आंदोलन को शहीद स्थल पर आज चौथा दिन है। इनकी कई प्रमुख मांगों पर यूं तो सरकार ने निर्णय लिया, पर अभी भी ये अड़िग हैं अपने धरने पर। इनकी क्या कुछ मांगे हैं बॉबी पवार अभी जेल में हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये युवा काफी संघर्ष कर रहे हैं, कई प्रकार से इनको हतोत्साहित किया जा रहा है, कहीं मुकदमों के डर से डराया जा रहा है, पर ये डिगे नहीं और अभी भी शहीद स्थल में मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। आप लोगों के धरने को आज चौथा दिन है शहीद स्थल पे, वैसे तो 7 दिन से ज्यादा हो रहा है। अब क्या आपकी लोगों की प्रमुख मांगे हैं, क्या चाहते हैं आप? देखिए, हमारी प्रमुख मांगे 4 दिन पहले भी वही थी और आज भी वही है कि बॉबी भाई को और उनके संग साथियों के साथ जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। अदालत ने कुछ को बेल दी, कुछ की बेल पर आज सुनवाई होनी है। देखिए, अदालत ने कुछ को बेल दी है, उनको 6 बंदों को बेल दी थी जिनका पेपर था, वो भी बेल बॉन्ड पे साइन नहीं हुए उसमें, वो भी वहीं पे हैं। और आज के लिए अब देखते हैं क्या न्यायिक प्रोसीजर क्या चलता है, उसका हमें भी अभी पता नहीं है। क्या कहेंगे, सरकार का कैसा है रवैया? देखो सर, सरकार का रवैया, हमें सरकार से बहुत उम्मीद थी कि आप जल्दी इस पर निर्णय लेंगे। हम भी काफ़ी 3-4 दिनों से घर से बाहर हैं, ठंड में रात को रह रहे हैं यहाँ पर बिना बिस्तरों के, यहाँ दरी में सो रहे हैं, खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। हम तो चाह रहे थे सर कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अतिशीघ्र मांग मान लें। मांग कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, बॉय भाई को रिहा कर दीजिए, उनके साथियों को रिहा कर दीजिए, जो उन पर धाराएँ लगी हैं उनको आप कानूनी तौर से हटा दीजिएगा। तो अगर आप उनको मतलब उनको रिहा कर देते हैं तो हम यहाँ से चले जाते हैं। हम सिंपल सी मांग के लिए बैठे हैं। आपने और मांगे हमने की थी कि आप सीबीआई जांच करा रहे हो, आपने वो नहीं करी। आपने कहा कि 12 तारीख को जो पटवारी की परीक्षा हो रही है उसको निरस्त कर दिया, आपने वो नहीं करी। आपने जब दोनों मांगे हमारी नहीं मानी, हमने एक मांग करी थी, आपने वो अवश्य मानी, हम उसका स्वागत करते हैं, दिल की गहराई से आपका धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। हम लंबे समय से उस नकल विरोधी कानून की मांग करी, तो आपने वो अध्यादेश लाए हैं, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस मामले में अगर सरकार की नीयत साफ है, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर युवाओं के पक्ष में हैं, तो बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। देखिए 60% आबादी हैं हम लोग, और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को चुना है, और सरकार लोकतंत्र भी है। आप लगाइए कि 60% युवा अगर ये कह रहा है कि आप सीबीआई जांच करा दीजिए, और इसका साक्षात प्रमाण आपने देखे भी हैं, एक भारी संख्या में युवा सड़कों पर उतर, तो कहीं ना कहीं वो गवाह हैं इस बात के कि वो चाहते थे कि सीबीआई जांच हो, लेकिन आपने नहीं करवाई, परीक्षा आपने निरस्त नहीं करवाई। तो सर हम किस और साथ ही साथ आपने हमारे अध्यक्ष जी को भी गिरफ्तार किया। तो ये सारी तीनों में से कुछ तो आप मांग सर हमारे, कुछ तो मतलब आप हम लोगों को संतुष्ट कर पाए सर ना, हम तब तो जाने के लिए तैयार हैं। हम चले जाएंगे, हम कह रहे हैं आप बॉबी भाई को रिहा कर दीजिए, आपको पुलिस को आना ही नहीं पड़ेगा यहाँ पर। युवतियां भी हैं कुछ यहाँ पे, इनसे बात करेंगे। आप लोग भी धरने में शामिल हैं, क्या लगता है आपको बॉबी पवार के रिहा होने के बाद अगले आंदोलन की रणनीति बनेगी, या आप लोग फिर से अपनी पढ़ाई लिखाई में अगले एग्जाम की तैयारी में लगेंगे? सर, हमारी जो रणनीति है, मतलब पहली तो मुख्य मांग जो है कि जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है बॉबी पवार जी और जो भी सभी साथी हैं उनको रिहा किया जाए। उनमें जो भी धाराएं लगाई गई हैं वो हटाई जाए। और जो रणनीति का सवाल है, देखिए सर, हम अगर यहाँ पर भी बैठे हैं तो हम अपनी हक के लिए बैठे हैं, और हक हम क्या मांग रहे हैं? पारदर्शिता, वो भी किस में? परीक्षाओं में। तो आप खुद बताइए ना, हम स्टूडेंट हैं सर, हम पेपर देते हैं, उसमें धांधली होती है, हर पेपर में धांधली होती है, हम मजबूरन में क्या करें? आप खुद बताइए। मतलब कि हम ऐसे किसी गुट से नहीं जुड़े हैं, ना ही हम किसी भी ऐसे उससे नहीं जुड़े हैं जो कि अलग हो। हम स्टूडेंट का जो ये संघ है बेरोजगार शिक्षित अगर आपको ये लगता है कि हम किसी से जुड़े हुए हैं तो ठीक है, हम शिक्षित बेरोजगार संघ कर देते हैं इसका नाम, ठीक है। तो शिक्षित बेरोजगार संघ रोजगार की मांग करता है। अगर ये मांग करना गुनाह है कि आप भ्रष्टाचार हटाइए, हमें मौका दीजिए, तो अगर ये गुनाह है तो आप खुद बताइए ना सर कि हम इसको अगर आप गुनाह कहेंगे तो और चीज़ क्या रह गई?
युवाओं का धरना भी जारी है। इनका कहना है कि बॉबी पवार को रिहा किया जाना चाहिए और उन पर जो भी कानूनी धाराएं लगी हैं वो समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि युवा एक पारदर्शी सिस्टम चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो समय समय पर परीक्षाओं में मिली भगत की या पेपर लीक की शिकायतें आती हैं वो खत्म होनी चाहिए। आज का दिन महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि अदालत में जो बॉबी पवार की बेल है उस पर सुनवाई के बाद अदालत का क्या फैसला आता है और इसके बाद बॉबी पवार रिहा होने के बाद अपने साथियों के साथ अगली क्या रणनीति बनाते हैं या आंदोलन वापस लेते हैं। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के मदरसों की अब समाज कल्याण विभाग की ओर से भी विभागीय जांच की जाएगी और इसके लिए कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने उत्तराखंड में सरकारी मदद से चल रहे मदरसों की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की बैठक में दी है। जांच कमेटी 1 महीने के अंदर मदरसों की जांच रिपोर्ट सौंपेगी। चंदन रामदास ने कहा है कि जितने बोगस मदरसे हैं उसे बंद कर दिया जाएगा। हमारे प्रदेश में 419 मदरसे चल रहे हैं, जिसमें से 192 मदरसों को सरकारी मदद मिल रही। तो मेरा फोकस सरकारी मदद वाले मदरसों पर है। तो जब हम पैसा बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए दे रहे हैं, गुणवत्ता की शिक्षा के लिए दे रहे हैं, तो उस पैसे का सदुपयोग होनी चाहिए। और हमारा पूरा होल्ड मदरसे पर जब तक नहीं होगा, जब तक उनकी शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं हो। तो मान्यता तो नहीं है, और मान्यता नहीं है तो हमारे मानक नहीं आएंगे वहाँ, और मानक नहीं होगा तो सरकार का दबाव नहीं बनेगा। कांग्रेस और एनएसयूआई का संयुक्त मोर्चा सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सचिवालय कूच करने के लिए पहुंचा, जहां पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें पहले ही रोक दिया गया। कांग्रेस की मांग है बेरोजगार आंदोलन के दौरान युवाओं पर लगी धाराओं से उन्हें तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाए और साथ ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच करवाई जाए। आपको बता दें कि विगत कई दिनों से कांग्रेस इस प्रकार प्रदर्शन कर रही है। पार्टी का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर अमल नहीं करती है तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। आपराधिक मुकदमे जो इन पे लगाए हैं, जो बैठे हुए थे, पत्थरबाजू पे मुकदमे नहीं दर्ज हुए, लेकिन जो वहाँ बैठ के आंदोलन कर रहे शांतिप्रिय ढंग से, उनके ऊपर मुकदमे हुए हैं जो वापस होने चाहिए। सत्ता में बैठे हुए लोग सीबीआई जांच से कदम पीछे खींचने का काम कर रहे हैं और इसलिए कांग्रेस लगातार जो है छात्र हितों के लिए, नौजवान साथियों के हितों के लिए संघर्ष करते हुए सरकार से ये मांग कर रही है कि सीबीआई जांच की सरकार संस्तुति करे। पर्चा लीक होता है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो है वो उत्तराखंड में है और बेरोजगार जब पर्चा लीक होने के बाद जो है यहाँ पर कूच करते हैं, मुख्यमंत्री से अपना इंसाफ की गुजारिश करते हैं, तो उनको इंसाफ में जो है वो लाठियां बरसाई जाती हैं। सरकार को चेतना चाहिए। जहां एक और आंदोलनकारी छात्रों पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो नकल माफिया है उनको राहत दी जा रही है। ये ऐसे कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये संभव हो पाता? देहरादून में बीते दिनों बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज और भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अगुवाई में रुद्रपुर में कांग्रेस नेताओं ने गांधी पार्क में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास धरना दिया और इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर युवाओं की आवाज को बलपूर्वक दबाने का आरोप लगाते हुए भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग की है। क्या उत्तराखंड राज्य का निर्माण इसीलिए हुआ था? क्या उन लोगों को अधिकार नहीं, अपने भविष्य को चिंता है? जिस तरह से लगातार अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से लेकर लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाएं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वहां पर भी क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं। लगातार भर्तियों में घोटाला दिखता है, गिरफ्तारियां होती हैं, जेल से उनको बेल हो जाती है और आखिरकार यह देश, यह राज्य की दिशा में जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम एक भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाएंगे, आदर्श राज्य बनाएंगे। कहाँ पर है, कहाँ पर ईमानदारी है? इनकी नियत में खोट है। देहरादून की डीएम सोनिका ने अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाया, जिसमें आम जनता की शिकायतें सुनी गई और जनता दरबार में लोग बिजली, पेंशन जैसी शिकायतें लेकर पहुंचे। हालांकि शिकायत में कुछ पुरानी शिकायत भी रही जिन्हें अधिकारियों द्वारा काम पूरा नहीं किया गया था।
जिलाधिकारी ने कुल 95 से अधिक शिकायतें सुनी। करीबन 90 प्लस के करीबन हमारे पास आज शिकायतें आई हैं, जिसमें कि जैसे हमेशा की तरह होता है, कुछ तो लैंड से रिलेटेड हैं, कुछ अवैध कब्जा हो गया, कुछ आज तो पेंशन से भी रिलेटेड कुछ शिकायतें आई थी, और नाले की समस्याएं और भूमि की क्षति होने की समस्याएं, इस तरह की कुछ आई थी शिकायतें। और हमने कोशिश की है, हमारे सारे अधिकारी यहीं थे, सभी को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि तत्काल इनका निस्तारण कर दें। कुछ समस्याएं नगर निगम से रिलेटेड हैं, कहीं अवैध कब्जा हो रहा है कुछ, उसके बारे में। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह दामाद ने सास की गला दबाकर हत्या कर दी। शराब के नशे में धुत दामाद की जब झांझ उतरी तो उसने खुद ही पुलिस और परिजनों को अपने द्वारा किए गए कृत्य की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारे दामाद को गिरफ्तार कर लिया। और वहीं सिडकुल थाना क्षेत्र के महादेवपुरम कॉलोनी में हुई हत्या की इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पे जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो एक व्यक्ति द्वारा एक महिला का मर्डर किया गया था, ऐसा उसने बताया। और जब पता किया गया तो वो व्यक्ति की सास है, जो व्यक्ति ड्रिंकन पोजीशन में था, और रात को जब ड्रिंक करने के बाद घर गया तो घर पे दरवाज़ा नहीं खोला तो वो अपने ससुराल चला गया और दरवाज़ा खुलवा के अपने सास के पास गया और किसी बात पे उन्होंने बहस हुई और तहस में उसमें नशे में उसने गला दबाया और जिससे उसकी सास की सूचना। सोमवार को समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की बैठक ली और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि प्रदेश में पहली बार वृद्धा और वृद्ध पेंशन योजना सभी के लिए खोली गई है, जिसमें 80,000 नए आवेदकों के बाद पहली किश्त के रूप में जारी कर दिए गए हैं। दिव्यांग पेंशन धनराशि को भी 3,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दिया गया है। और चंदन रामदास ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही दिव्यांगों के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। 3 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार हमने वृद्ध और वृद्धा को पेंशन देने का निर्णय लिया और आज मेरे पास जो सूचना आई है विभाग की, लगभग 80,000 नए लोगों ने आवेदन किया है और उसको हम इसी महीने पहली किस्त जारी करने जा रहे हैं। हमने जो दिव्यांग पेंशन की जो धनराशि थी, हमने उसको 3,000 से बढ़ा के 8,000 की है। हमने प्रत्येक जनपद में दिव्यांग कैंप लगाने का विचार किया है। ऋषिकेश में डॉक्टर की लापरवाही से एक मरीज की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और किसी तरह पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों को समझाया और पुलिस ने स्थिति को देखते हुए अस्पताल में पुलिस बल की तैनाती कर दी। और आपको बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र देहरादून रोड स्थित डॉक्टर कौशल क्लिनिक में एक युवक का पथरी का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद युवक की तबीयत बिगड़ती चली गई, जिसके बाद डॉक्टर ने मरीज को डॉक्टर कोहली हॉस्पिटल रेफर कर दिया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मैंने इसका सीटी स्कैन कराया निर्मल में और इसको निर्मल ने बालक ने इसको अपना वो दिखाया, सीटी स्कैन दिखाया। इसने कहा कि 9 तारीख से सीटी स्कैन दिखाया, 10 तारीख को इसने तेरा ऑपरेशन हो जाएगा। 10 तारीख से 2 बजे कर ऑपरेशन किया, कह रहा था कि 11 तारीख तुम घर चल जाना। तब उसको दिक्कत आई, उसके पेन हुआ। उसने उसका पथरी का ऑपरेशन भी मतलब कुछ हद तक उसने किया और उसको उसमें सफल नहीं हो पाया। और यहाँ जब उसकी तकरीबन लगभग 2-2.5 के बीच में उसकी उन्होंने कहा कि मृत्यु हो गई। अब सारी जिम्मेवारी जिस डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया, सारी जिम्मेवारी उसकी बनती, उसने उसका केस बिगाड़ दिया। केस उसने बिगाड़ा। आज हमारा पूरा गांव सारा एकत्रित हो रखा है, अस्पताल का घेराव कर रखा है और हम चाहते हो डॉक्टर यहाँ से फरार है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।